नमस्कार। आज के इस दृश्य विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी आंखें खोल देने वाली किताब पर बात करने वाले हैं। सारा जाफ की बेहद चर्चित किताब वर्क वोंट लव यू बैक। हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि इस स्रोत सामग्री को डिकोड करना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल काम का असली मतलब क्या रह गया है और इसके पीछे आखिर कौन सी विचारधारा काम कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल, क्या आधुनिक काम वास्तव में अपने कर्मचारियों से प्यार करता है? बचपन से ही हमें एक बात रटाई जाती है ना, कि अगर हम वो काम करें जिससे हमें प्यार है तो जिंदगी भर एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन जाफ का जो शोध है वो इस बात को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। और यही सवाल हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह है। 1. काम के बदलते मायने। 2. देखभाल और भावनात्मक श्रम। 3. जुनून के नाम पर होने वाला शोषण। 4. इंटर्नशिप और स्टार्टअप संस्कृति। 5. प्रतिरोध और संगठित प्रयास। और आखिर में 6. समाधान और सामूहिक शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड 1, काम के बदलते मायने। आइए देखते हैं कि कैसे काम सिर्फ पेट पालने के जरिए से बदलकर एक कॉलिंग या जीवन के एक बड़े लक्ष्य में तब्दील हो गया। तो प्रेम का श्रम या लेबर ऑफ लव, ये इस किताब का एक बहुत ही केंद्रीय विचार है। जाफ के अनुसार ये एक ऐसी विचारधारा है जहां उम्मीद की जाती है कि काम में मिलने वाली सार्थकता या मजा कम वेतन और सुविधाओं की कमी की भरपाई कर देगा। सरल शब्दों में कहें तो नियोक्ता अक्सर जुनून और उद्देश्य को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब ये कहा जाता है कि काम में अर्थ खोजो, तो असल में ये कम पैसे देने और ज्यादा काम कराने का एक बहुत ही चालाक तरीका बन जाता है। सारा का सारा भावनात्मक बोझ सीधे कर्मचारियों के कंधों पर आ गिरता है। खंड 2, देखभाल और भावनात्मक श्रम। अब हम देखेंगे कि ये विचारधारा उन जगहों पर कैसे काम करती है जो पूरी तरह से मानवीय संबंधों पर टिकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि देखभाल या केयर से जुड़े काम को हमेशा से एक नैतिक कर्तव्य माना गया है। जैसे शिक्षक या होम हेल्थ वर्कर्स, इनके काम को एक पुण्य की तरह देखा जाता है ना। और इसी ढांचे की वजह से अगर ये लोग ज्यादा पैसे मांग ले तो उन्हें स्वार्थी मान लिया जाता है। इसके अलावा घरेलू और नारीवादी पेशों को तो व्यवस्थित तरीके से कम आंका ही गया है। वहीं रिटेल या कस्टमर सर्विस को ही ले लीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहना जॉब का एक अलिखित नियम बन जाता है। इसे भावनात्मक श्रम कहते हैं। और यही लगातार अपनी भावनाओं को दबाना और दूसरों के लिए हमेशा उपलब्ध रहना एक भयानक थकावट का कारण बनता है। खंड 3, जुनून के नाम पर शोषण। देखभाल वाले क्षेत्र से निकलकर अब जरा उन क्षेत्रों पर नजर डालते हैं जिन्हें रचनात्मकता या समाज सेवा का केंद्र माना जाता है। यहाँ मिथक और वास्तविकता के बीच का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिट और कला के क्षेत्रों में अक्सर एक बात दोहराई जाती है, हम एक परिवार हैं जो दुनिया बदल रहे हैं। लेकिन स्रोत सामग्री हमें बताती है कि असलियत कुछ और ही है। असलियत है बिना पैसे का ओवरटाइम, भयंकर थकावट यानी बर्नआउट और किसी भी तरह के स्ट्रक्चरल सपोर्ट की कमी। जरा सोचिए एक म्यूजियम क्यूरेटर के बारे में, जो एक शानदार प्रदर्शनी के लिए महीनों तक बिना वेतन के एक्स्ट्रा काम करता है, वो भी बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के। अगर हम ध्यान से देखें तो इन सारे उद्योगों में शोषण का एक बिल्कुल साफ पैटर्न दिखाई देता है। नॉन प्रॉफिट्स में सारा भावनात्मक और संचालन का बोझ कर्मचारियों पर डाल दिया जाता है। दान देने वाले लोग अक्सर कार्यक्रमों के लिए तो पैसा दे देते हैं, लेकिन स्टाफ की सैलरी के लिए नहीं। दूसरी तरफ कलाकारों को सिर्फ एक्सपोजर या प्रमोशन का झांसा देकर काम कराया जाता है। जाफा का सीधा सा तर्क है कि ये जो जुनून का बाजार है ना, ये एक तरह की गेट कीपिंग है। यहाँ सिर्फ वही लोग टिक पाते हैं जिनके पास पहले से ही पैसों का एक मजबूत बैकअप या वित्तीय सुरक्षा हो। खंड 4, इंटर्नशिप और स्टार्टअप संस्कृति। अब बात करते हैं आज के युवाओं के करियर के एंट्री पॉइंट यानी इंटर्नशिप और टेक दुनिया की उस मशहूर हसल कल्चर की। आज के समय में कई बड़े और आकर्षक पेशों में घुसने का इकलौता रास्ता ये अवैतनिक यानी अनपेड इंटर्नशिप बन गई है। किताब इस बात पर जोर देती है कि कैसे ट्रेनिंग के नाम पर मुफ्त में काम करवाना असल में कम वेतन और शोषण को एक नॉर्मल बात बना देता है। और सबसे बड़ी बात, ये मॉडल समाज के वर्ग विभाजन को और गहरा करता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बिना वेतन के महीनों तक काम करने का खर्च नहीं उठा सकता, वो तो रेस से वैसे ही बाहर हो जाता है। ये व्यवस्था सिर्फ उन लोगों को फायदा पहुंचाती है जिनके पास पहले से ही पैसा है।
स्टार्टअप्स की दुनिया को तो एकदम किसी जादुई रॉकेट की तरह पेश किया जाता है ना, जहां फाउंडर्स दिन रात काम करने और हासिल करने का जश्न मनाते हैं। यहाँ वादे होते हैं इक्विटी के, ओनरशिप के और एक शानदार कल्चर के। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है अत्यधिक काम के घंटे, भयंकर अस्थिरता और मुनाफे का कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाना। एक गेम डेवलपर को पैशन के नाम पर हफ्ते में 80-80 घंटे काम करने को कहा जाता है, लेकिन विश्लेषण साफ दिखाता है कि जब ये स्टार्टअप सफल होता है तो सारा मुनाफा टॉप मैनेजमेंट ले जाता है और कर्मचारियों के हिस्से आता है सिर्फ जोखिम और तनाव। खंड 5, प्रतिरोध और संगठित प्रयास। तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब देखते हैं कि कर्मचारी इन ढांचों के खिलाफ कैसे आवाज उठा रहे हैं। जैफ ने अपनी किताब में सिर्फ समस्याओं का रोना नहीं रोया है, बल्कि उन्होंने इस प्रेम के श्रम को चुनौती देने वाले सक्रिय प्रतिरोधों का भी दस्तावेजीकरण किया है, और ये सच में बहुत प्रेरित करने वाला है। मीडिया, नॉन प्रॉफिट्स और ग्रेजुएट वर्कर्स के बीच यूनियन बनाने की एक नई लहर दौड़ पड़ी है। कलाकार अब खुद के डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं। अनपेड इंटर्नशिप को खत्म करने और नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए लक्षित अभियान चलाए जा रहे हैं। ये सारे प्रयास एक बात साबित करते हैं कि हाँ, बदलाव मुमकिन है और इन नैतिक प्रतिबद्धताओं को असल कार्यस्थल के नियमों में बदला जा सकता है। खंड 6, समाधान और सामूहिक शक्ति। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं, जहां हम उन नीतिगत और व्यावहारिक समाधानों पर बात करेंगे जिनसे कर्मचारी अपना समय और अपना सम्मान वापस पा सकते हैं। किताब के परिशिष्ट से लिए गए ये टूल्स सच में बहुत ही व्यावहारिक और असरदार हैं। अगर कहीं काम के नाम पर प्यार या जुनून का वास्ता देकर शोषण हो रहा है, तो पहला कदम है सबूत जुटाना। इसके लिए कम से कम 2 हफ्तों तक अपने अनपेड या एक्स्ट्रा काम का रिकॉर्ड रखें, ताकि नेगोशिएशन के वक्त आपके पास ठोस तथ्य हों। दूसरा, काम के बाद अपनी उपलब्धता की सख्त सीमाएं तय करें और उन्हें साफ साफ बताएं। और सबसे ज़रूरी बात, अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाएं। जब लोग साथ आते हैं तो व्यक्तिगत थकावट एक सामूहिक शक्ति में बदल जाती है। व्यक्तिगत स्तर से थोड़ा ऊपर उठे तो कुछ बड़े नीतिगत बदलावों की भी सख्त ज़रूरत है। यहाँ मूल विचार ये है कि देखभाल और संस्कृति को सार्वजनिक वस्तुओं यानी पब्लिक गुड्स की तरह देखा जाना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार को पैसा देना चाहिए। कला के क्षेत्र में ऐसे मॉडल्स की वकालत होनी चाहिए जो एक लिविंग वेज यानी सम्मानजनक जीवन जीने लायक वेतन को प्राथमिकता दे। इसके अलावा सशक्त इंटर्नशिप के नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। और हाँ, बड़े दानदाताओं को सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले कर्मचारियों के वेतन का भी पूरा खर्च उठाना चाहिए। और ये बात इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे है। सारा जाफ कहती हैं, सार्थक काम के साथ उचित वेतन, नियमित कार्य समय और सामूहिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, और मिलनी भी चाहिए। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि सम्मान और सार्थकता में से हमें किसी एक को ही चुनना होगा। सिर्फ इसलिए कि कोई अपने काम से प्यार करता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसे उसके बुनियादी अधिकारों, सुरक्षा और एक सही वेतन से वंचित कर दिया जाए। तो इसी के साथ हमारा ये दृश्य विश्लेषण अपने अंत पर पहुंचता है। अंत में एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या कार्यस्थल में अर्थ और जुनून हमेशा उचित मुआवजे की कीमत पर ही मिलने चाहिए? क्या हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जहां काम का मतलब भी हो और इंसान का सम्मान भी बरकरार रहे? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए।